यूएस चाइना की दुश्मनी रोज न्यूज़पेपर में पढ़ के और सुन के परेशान आ गए हैं सब यार। ट्रंप थ्रेटन करता है चाइना को विद टैरिफ्स, जिसके बाद चाइना मुंह तोड़ जवाब देता है विद इक्वल टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स। जिसके बाद यूएसए ट्रूस कर लेता है, फिर चाइना को रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे रोक लगाई है उसे हटा दो प्लीज। वेस्टर्न मीडिया एक ऐसी पिक्चर दिखाती है जिसमें चाइना कैन नॉट सर्वाइव दिस टैरिफ वॉर। तो सच क्या है? एक साइड है कैपिटलिज्म प्रमोट करने वाला यूएसए, और दूसरी साइड है एक ऐसा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल जिसने कुछ सालों में ही इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि बाकी देशों को कोप अप करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, चाइना सिर्फ एक टिट फॉर टैट गेम नहीं खेल रहा यूएसए के साथ, रादर अपना खुद का गेम बना रहा है। याद करो 2019 ट्रंप 1.0 का टाइम, जब चाइना पे टैरिफ लगाए थे। उस टाइम पे चाइना ने रेयर अर्थ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, एज चाइना नीडेड हीलियम एट दैट टाइम फॉर इट्स एडवांस टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, हीलियम सिर्फ बैलून्स में यूज नहीं होता, रादर चाइना के सेमीकंडक्टर, स्पेस और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। और 2019 में चाइना ने 2.5 मिलियन मेट्रिक क्यूब यूएसए से इंपोर्ट करा था ऑफ हीलियम। पर इस बार चाइना ने गेम पूरा चेंज कर दिया है विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ, एज इन्होंने अपनी हीलियम की कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है इंटरनल खोज करके और इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करके फ्रॉम कतर, रशिया एंड अल्गेरिया, कि अब यूएसए को घुटने पर ले आया है चाइना। आओ आज की फुल एनालिसिस करते हैं, जिसमें एक साइड है वर्ल्ड सुपर पावर यूएसए और दूसरी साइड है एडवांसमेंट में आगे निकलता चाइना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता, और हम अपने चैनल के थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, कमोडिटी मार्केट्स की एनालिसिस आप तक एक सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर रहे। आज की वीडियो में एक क्लियर पिक्चर देखते हैं और कंपेयर करते हैं यूएसए और चाइना को, ताकि मीडिया की बातों में आप ना आओ और समझो कैसे चाइना इज द न्यू सुपर पावर। 2016 में एक साइलेंट टर्निंग पॉइंट आया परचेजिंग पावर के हिसाब से। चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब इसको समझो ये होता क्या है। दोनों के पास 100 रुपए हैं, चाइना और यूएस के पास, पर चाइना का 100 रुपए अमेरिका के 150 के बराबर सामान खरीद लेता है। बस यही होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मैं बात करूं चाइना का शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी, तो दैट इज अराउंड 20%, वेरस यूएसए का वही है 15%, और ये नीचे जाता जा रहा है। तो ये सब हुआ कैसे? कैसे चाइना इतना स्ट्रांग बन गया और आगे निकल गया, और यूएसए बस झूठी धमकी ही देता रह गया? यहां हमें समझना पड़ेगा दोनों कंट्रीज के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। दोस्तों, यूएसए में दो मेन पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, और हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, जिसके बाद डिसाइड होता है कौन सरकार चलाएगा और पॉलिसी सेट करेगा। 2010 का टाइम आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एक डिसीजन लेता है सिटीजन यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि कॉरपोरेट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो इलेक्शन के कैंपेनिंग में पैसा खर्च कर सकते हैं, एज इट इज पार्ट ऑफ फ्री स्पीच अंडर अमेंडमेंट 1। टिल दैट टाइम ये किसी एक कैंडिडेट को पैसा नहीं देते, और इधर से गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है यूएसए में। सेनेट, जो एक हाउस है कांग्रेस का, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसमें 80% सेनेटर्स आज इलेक्शंस जीतते हैं, जो ज्यादा पैसा रेस करने में कामयाब होता है इन इलेक्शंस में। और अगर मैं बात करूं लोअर हाउस की, जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो ये नंबर 90% तक चले जाता है। मतलब इलेक्शंस फंडिंग के बेस पर जीते जाते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ विल ऑफ वोटर्स और यूनिक आइडियाज और पॉलिसी मेकिंग। और जब फंडिंग इतनी मिलती है तो जाहिर सी बात है जो सत्ता में आएगा वो इन कॉर्पोरेट्स के इशारों पे ही नाचेगा। और अब तो ये चीज बहुत ही ज्यादा एविडेंट हो गई है, जिसमें ट्रंप तो खुल के सामने आया है, जिसमें बिलियनर्स आर सिटिंग इन कैबिनेट मीटिंग्स
इलॉन मस्क को डॉजी जैसा डिपार्टमेंट दिया था संभालने के लिए, या फिर मैं बात करूं 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, जिसमें ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंक्स को बेल आउट किया था विद टैक्स पेयर्स मनी, विदाउट एनीवन गोइंग टू जेल, जबकि बहुत फाइनेंशियल फ्रॉड्स सामने आए थे इन सब प्राइम मॉर्गेजेस। दूसरी साइड है आपकी चाइना की गवर्नमेंट, जिन्होंने बागडोर संभाली हुई है जनता के भले की, और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में तेजी पकड़ी हुई है। पहली चीज तो चाइना में री इलेक्शन की या फिर स्पेशल इंटरेस्ट इंडस्ट्रीज की लॉबी का फर्क नहीं पड़ता। 5 साल के अनुसार प्लान बनता है और फुल फोकस से काम किया जाता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, जिसमें तिब्बत में सबसे बड़ा सोलर फार्म बन रहा है, या फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं आपको, यूएसए में रियल एस्टेट अब आउट ऑफ रीच हो गया है एवरेज अमेरिकन से, बिकॉज रियल वेज जो है इन यूएसए वो स्टैग्नेंट है 1970 से, और रियल एस्टेट को एक फाइनेंशियल एसेट के तौर में देखा जाता है, ना ही एक नेसेसिटी कि आपके सर पर छत हो। और दूसरी साइड जी जिनपिंग ने अभी अनाउंस किया था रियल एस्टेट इज फॉर लिविंग एंड नॉट फॉर स्पेक्यूलेशन, तो उसके हिसाब से पॉलिसीज चेंज हुई थी। तो ये सब ये बताता है कि चाइना में जो स्टेबिलिटी इन पावर है वो हेल्प करता है चाइना को लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलने के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी की, जो देखने को मिल रही है दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कंट्रीज में। आओ थोड़ा और डीप चलते हैं और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो यूएसए फेस कर रहा है एंड चाइना इन सब में आगे निकलता जा रहा है। इन सबको चैप्टर वाइज कवर करते हैं ताकि ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो आपको अच्छे से। चैप्टर 1 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। यूनाइटेड स्टेट्स एक फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके बारे में ओपनली बात करी जा रही है, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर रीसेंट ट्रंप का कैंपेन हो। नाउ द प्रॉब्लम इज ट्रंप पावर में तो आ गया ये वादे करके कि इंडस्ट्रीज को वापस लाएगा। इसके लिए स्टेप्स भी लिए गए, जैसे टैरिफ वॉर लाया गया, बाकी नेशंस को प्रेशर करा गया कि इन्वेस्टमेंट करो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन यूएसए। बट इधर एक प्रॉब्लम है जो है चाइना की प्रेजेंस। चाइना इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है एक सप्लाई चेन का कि नो मैटर मैन्युफैक्चरिंग चाहे यूएसए में भी आ जाए, पर रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स सब चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एंड बिकॉज टैरिफ पॉलिसीज चेंज होते रहती हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन यूएसए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुश्किल हो जाती है। मीनवाइल चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, चाहे वो सोलर फार्म हो इन तिब्बत या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, वो भी इन तिब्बत, जो कि कैपेबिलिटी रखता है यूके जितनी बड़ी कंट्री को पावर देने की। इसमें इंपॉर्टेंट है यह समझना दोस्तों कि मेजर पॉलिसी मेकर्स इन चाइना आर टेक्नोक्रेट्स, जिसकी वजह से वो इनोवेशन प्रमोट कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड यूएसए इज रन मेजरली बाय लॉयर्स। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 2 विच इज एनर्जी डिवाइड। बिजली सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेली लाइफ में। अब यूएसए एक मेजर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की तरफ जा रहा है, जो यूएसए के एआई बूम को भी तोड़ सकता है। अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रही हैं इन सेटिंग अप द डेटा सेंटर्स, एंड जिसको चलाने के लिए एक मेजर बिजली कंजम्पशन होती है। बट अमेरिका ने लास्ट 30 सालों में अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन है और प्राइसेस स्काई रॉकेट कर चुके हैं। और जो बचा हुआ ग्रिड है वो भी ब्लैक रॉक जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेच दिया है, जिस पे मैसिव पैसा कमाया जा रहा है। वेयरएज चाइना ऑन दी अदर हैंड ने मेजर सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइंस सेटअप करे हैं, इतना कि वर्ल्ड की कंबाइंड कैपेसिटी ले लो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, इतनी कैपेसिटी है चाइना के पास। और यही चाइना को एक एज देता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट एन अफोर्डेबल प्राइस, बिकॉज चाइना को यह पता है कि फ्यूचर में एआई के लिए डेटा सेंटर्स बनेंगे, उसके लिए कितनी बिजली चाहिए होगी, और ऑलरेडी इस पे मैसिव काम हो रहा है। यहां तक कि 25 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं विद मोर देन 100 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एंड थोरियम सॉल्ट रिएक्टर्स की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें थोरियम का यूज करके बिजली बनाई जाएगी विच इज सेफर देन यूजिंग यूरेनियम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थोरियम क्या होता है। दोस्तों, थोरियम एक फ्यूल है विच इज मोर अबंडेंट एंड सेफर देन यूरेनियम, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है टू जनरेट पावर। एंड ये कहा जाता है कि इनर मंगोलिया में इतना थोरियम है
जिससे हजारों साल की पावर जनरेट की जा सकती है। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 3 विच इज एआई बबल एंड फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दोस्तों कुछ नंबर्स मैं आपको देता हूं जिससे आप चौंक जाओगे। यूएस की 7 ही टेक कंपनीज हैं नोन एज मैग्निफिसेंट 7 जो स्टॉक मार्केट वैल्यू की 25 से 30% वैल्यू होल्ड करती हैं। जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा स्पेक्यूलेशन पे यूएसए की स्टॉक मार्केट चल रही है। एनवीडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 50 टाइम्स वेरेस टेस्ला का इज मोर देन 200 टाइम्स। मतलब इन कंपनीज के $1 की कमाई के लिए दे आर आस्किंग फॉर 50 एंड $200। And according to MIT study, 95% of AI companies of USA are not making any money. मैक्सिमम AI सेक्टर जो है वो काम करता है ऑन सर्कुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम। मतलब एनवीडिया इन्वेस्ट करता है ओपन एआई में, ओपन एआई इन्वेस्ट करती है ओरेकल में, एंड ओरेकल इन रिटर्न खरीदता है चिप्स फ्रॉम एनवीडिया। तो आप बताओ नई इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कहाँ हुई। इतना ही नहीं पर बुफे इंडिकेटर ये बताता है कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज की जो टोटल मार्केट में वैल्यू है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट हैज क्रॉस 200%, which is the highest level in American history, much more than the dot-com bubble of 2000। और जब ये बबल फूटेगा तो मैसिव रिसेशन मिलेगा देखने को अमेरिका में। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 4 विच इज हाउसिंग क्राइसिस। दोस्तों हर घर अमेरिका में एक एसेट की तरह देखा जाता है रादर देन नेसेसिटी। Majority of real estate in America is owned by big private equity firms like Blackstone, जिसकी वजह से प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम जनता की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गए हैं। इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे लोगों को रेंट पे घर नहीं मिलता एज रेंट इज सो हाई, एंड एट द सेम टाइम इससे बर्थ रेट स्लो डाउन हो जाता है एज इट इज सो एक्सपेंसिव कि शादी करके बच्चे करने का ख्याल दूर दूर तक नहीं आता बिकॉज खर्चा पूरा कैसे होगा। इससे बर्थ रेट और ज्यादा स्लो डाउन होगा फर्दर, जिससे यूथ पॉपुलेशन पे इंपैक्ट आएगा एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ यूएसए और ज्यादा गिरेगी। नाउ लेट्स कम टू अनदर चैप्टर विच इज मोनोपोली प्रॉब्लम। क्या आपको पता है सिलिकॉन वैली मोनोपोली को गले लगा रहा है एज द बिजनेस मॉडल। मतलब पीटर थेल एक क्लोज एलाई ऑफ ट्रंप ने एक रीसेंट आर्टिकल पब्लिश किया था इन वॉल स्ट्रीट जर्नल टाइटल्ड कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। एक नया पैटर्न आ रहा है जिसमें कंपटीशन को किल किया जा रहा है जो कि कोर होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, एंड ये इसलिए हो रहा है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके कंपटीशन को बाहर करके। ये स्टोरी बस टेक इंडस्ट्री तक के लिए नहीं है, रादर एग्रीकल्चर से लेके ऑटोमोटिव सेक्टर तक सेम कहानी है। Whereas China is shining as it promotes competition ताकि इनोवेशन होती रहे और गुड्स अफोर्डेबल रेट में जनता को मिलते रहें। असेंशियल कमोडिटीज जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड फाइनेंस सब स्टेट ओन्ड हैं ताकि इन कमोडिटीज को कम दाम में जनता तक लेके आया जा सके। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 6 विच इज मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट। दोस्तों ये चैप्टर बेसिक रूट प्रॉब्लम बताता है जो अमेरिका फेस कर रहा है। पीएचडी इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग सारे ब्राइट स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं फाइनेंस। मतलब इनको रिसर्च इनोवेशन में काम ही नहीं करना, रादर ये लालच करके फाइनेंस में घुस रहे हैं ताकि उधर एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एल्गोरिदम या फिर इंस्ट्रूमेंट बनाए और पैसा बना सके आम जनता के पैसे से। और ये प्रॉब्लम इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बिकम द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। फायर which is finance, insurance and real estate represents 22% of US GDP। जब से फाइनेंस इतना बड़ा है यूएस में तब से हर एक इंसान एक गैम्बलर बन गया है। मतलब मोबाइल ऐप जैसे रॉबिनहुड के थ्रू लिटिल नॉलेज के साथ कॉम्प्लेक्स फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगा रहे हैं लोग और ये पैसा लूज कर रहे हैं टू बिग कंपनीज जिसमें सारे पीएचडी वाले घुस रहे हैं। पर चाइना में उल्टा है, एज चाइना अलाउ ही नहीं करता इस टैलेंट को फाइनेंस में जाने के लिए, एज फंडिंग मिलती है थ्रू सोशल वेंचर कैपिटलिस्ट टू प्रमोट डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों सिमिलरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाइना ने अमेरिका को काफी पीछे छोड़ दिया है। बात ये नहीं है कि चाइना में सब कुछ परफेक्ट है, पर उधर होल्ड है गवर्नमेंट का जो जनता के लिए सोचती है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आर रन बाय टेक्नोक्रेट्स जो स्पेशलिस्ट हैं इन इनोवेशन, टेक्निकल नॉलेज, रादर देन इन यूएसए जहां पे मेजॉरिटी लॉयर्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, या फिर अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं जहां पे मेजॉरिटी जनरलिस्ट हैं, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन।
अमेरिका की हुकूमत अब खत्म हो रही है और एक ट्रांजिशन काफी ज्यादा पेनफुल होगा एज एआई बूम का बबल बर्स्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखने को मिलेगी और चाइना विल गो अहेड विद इट्स लॉन्ग टर्म प्लान एंड गोल टू बी द मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। अब सवाल ये है कि हाउ अमेरिकंस विल एडजस्ट टू दिस और ये वर्ल्ड लीडरशिप शिफ्ट और क्या क्या नए नजारे दिखाएगा। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर हुई हो विद प्रॉब्लम्स यूएसए इज फेसिंग एंड हाउ चाइना इज द नेक्स्ट बिग लीडर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। जय हिंद।